Hi, this is me, Anshu. Our topic is money and banking. इकोनॉमी का क्लास 12th का ये चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग. सो व्हाट इज मनी और मनी का क्या फंक्शन है, टाइप्स कितने होते हैं, मनी का काम क्या है. तो बार्टर एक्सचेंज का जो सिस्टम हुआ करता था उसको रिप्लेस करके या फिर उस सिस्टम्स को हटा करके ये मनी का कॉन्सेप्ट आया. तो मनी की हेल्प से आप क्या क्या करते हो. मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इसका क्या मतलब है, जब कभी आपने कोई चीज़ खरीदा हो और उसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो या फिर लोन के अमाउंट में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको पैसा चुका रहे हो, तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो मनी का 4 फंक्शन है: स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. नाउ टाइप कितने हैं? 4. एक है फाइएट मनी, जो भी करेंसी है वो सारे को फाइएट मनी कहते हैं. लीगल टेंडर मनी, चेक्स वगैरह हो गए. फिडुशियरी मनी एंड हाई पावर्ड मनी, उसको दूसरा नाम मॉनेटरी रिजर्व के नाम से भी जानते हैं. देन बैंकिंग सिस्टम. सो बैंकिंग सिस्टम में बैंक के कितने टाइप्स हैं उसको हमें सीखना है. तो फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, सेकंड इज कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक. पेमेंट बैंक ऑनलाइन के लिए होता है, जैसे एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है. इसका कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं होता, मतलब एक हेडक्वार्टर होते हैं, बाकी एज सच कोई जगह जगह पे ब्रांच नहीं होता, जस्ट लाइक अ कॉमर्शियल बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल है एयू, इक्विटास. आरआरबी ग्रामीण बैंक है. कोऑपरेटिव बैंक कुछ अमीर लोग मिलकर के अपना एक बैंक का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज कोऑपरेटिव बैंक. वी विल डील ओनली विद द कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक हमारा कौन है? आरबीआई. कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, देना बैंक, आईसीआईसीआई. ये सारे क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक. नाउ कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? एक तो हम इनसे क्या लेते हैं? लोन. तो ये प्रोवाइड करते हैं लोन. और दूसरा फंक्शन है, कभी हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए तो जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट. ये दोनों इसका फंक्शन है. कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन इज क्लियर. नाउ बैंक अकाउंट 4 टाइप के होते हैं: सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ओके. तो सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद हमारे पास एक डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है. सिमिलरली यहाँ भी मिलता है, बट यहाँ सेविंग बैंक में अगर आपने पैसे जमा किए हैं तो इस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ये करेंट अकाउंट किसी फर्म के नाम से खोले जाते हैं और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. देन है रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट. रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट से क्या मतलब है?
सपोज आपने हर महीने 1000 रुपये बैंक को डिपॉजिट कर रहे हो और ये हर साल 12,000 रुपये बनेंगे। इस प्रकार से आपने 20 साल तक इसमें जमा करा है, तो ये लगभग 2,40,000 अमाउंट बन गए। बट अगर हमने 20 साल तक जमा किया तो हमें ये अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा और लेट सपोज हमें 10 लाख मिलता है। तो ये एक फिक्स टाइम के लिए हमने जमा कराए थे अकॉर्डिंग टू बैंक कि हम इतना पैसे अगर हर महीने जमा करा रहे हैं तो उस पे हमें इतने पैसे मिलेंगे आफ्टर 20 ईयर। अगर आपने 20 ईयर से पहले निकाल लिया तो ये अमाउंट इससे कम मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब बार बार आप इसमें पैसे जमा कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको एफडी कहते हैं। तो अगर आपके पास आज 50 लाख रुपए हैं, आप डायरेक्ट इसमें जमा करा दो, एफडी के रूप में जमा हो गया और आपने कुछ फिक्स कर लिया कि मैं 20 साल बाद इसको निकालूंगा, तो उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड करके मिल जाएगा। बट आपने इससे पहले निकाल लिया तो जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया। अब मान लीजिए आपने 20 साल के बाद ही निकाला तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल के आएगा। इन चारों अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस पे मिलता है, देन इस पे मिलता है और फिर इस पे कम मिलता है। इस पे तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। ये 4 प्रकार के बैंक अकाउंट होते हैं। इसमें आपको बार बार पैसे ऐड करने हैं और कुछ फिक्स समय तक आपको डिपॉजिट कराने हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट में हमारा रेकरिंग डिपॉजिट आएगा और फिक्स्ड डिपॉजिट आएगा। बाकी इनको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। जब कभी ज़रूरत लगेगा तो हमें निकालना होगा, तो इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डीडी एंड दिस इज टीडी। नाउ बैंक पैसे कैसे कमाती है इसको थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसने जाके पैसे जमा कराए, तो बदले में बैंक इसको 3% के ब्याज पे इसको पैसे वापस करेगी। बट हम जो भी व्यक्ति यहाँ पे जाके जमा करा रहे हैं बैंक को, इनके पास पैसे इकट्ठा हो गए और इसने बाकी जनों को क्या किया, लोन देना स्टार्ट किया। बट उनको 10% पे लोन दे रहा है, मतलब लोन दिया वापस ये अमाउंट 10% पे वापस 10% इंटरेस्ट इनसे कमाएगा। तो इस तरीके से बैंक क्या करते हैं, अर्न करते हैं। देन कॉमर्शियल बैंक और जो बैंकिंग होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो बैंक के पास जो भी पैसे डिपॉजिट हैं, लेट सपोज कोई एसबीआई बैंक है, इसके पास 100 करोड़, अभी करोड़ ना लिख के सिर्फ 100 लिखते हैं, 100 करोड़ इसके पास पैसे हैं। तो कुछ पैसे ये आरबीआई के पास जमा कराएंगे, लेट सपोज 5 रुपए, फिर 10 रुपए अपने पास रखेंगे या मान लीजिए 15 रुपए, तो बचे कितने, 80 रुपीज। 80 रुपीज ही वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जो पैसे आरबीआई के पास रखा है उसको कहा जाता है CRR। जो अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है कैश या फिर गोल्ड के फॉर्म में,
तो उसको कहते हैं एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, कुछ पैसे आरबीआई में जमा करा देंगे, बचे हुए पैसे को वो क्या करेगा, लोन पे देगा। तो दैट इज कॉल्ड या दिस इज द सिस्टम जो कि बैंक में काम करती है। जो भी टोटल डिपॉजिट है 100 करोड़, 5 करोड़ सीआरआर के फॉर्म में जमा किया आरबीआई के पास, 15 अपने पास रखा और 80 रुपीज़ को लोन में दे दिया। तो जो भी सीआरआर प्लस एसएलआर है उन उन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। नाउ कुछ टर्म्स हैं, दैट इज रेपो रेट और शॉर्ट टर्म। तो ये आरबीआई है और ये बैंक है, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से कुछ पैसे उधार लिए, लेट्स से 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए लिए या फिर 1 दिन के लिए लिए, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म लोन। और बदले में ये जो बैंक है वापस पैसे लौटाएगा, तो ऐसे थोड़ी लौटाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे ना। तो वो जो इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक, उसे कहते हैं रेपो रेट। अब उल्टा भी तो हो सकता है, बैंक ने कुछ पैसे आरबीआई में जाके जमा करा दिए और बदले में जब आरबीआई वापस पैसे देगा कॉमर्शियल बैंक को, तो इंटरेस्ट के साथ पे इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो उस इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो शॉर्ट टर्म लोन अगर लिया है कॉमर्शियल बैंक ने, तो जो भी इंटरेस्ट पे करेगा वो रेपो रेट कहलाएगा। बट अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया हो आरबीआई से, लॉन्ग टर्म में लेट्स से 1 ईयर 2 ईयर्स, तो वहाँ पे जो बैंक आरबीआई को जिस रेट पे पैसे वापस करती है उसे ही कहते हैं बैंक रेट। तो अभी बैंक रेट का एक कॉन्सेप्ट है, बस ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई नहीं देती है अभी फिलहाल में। नाउ व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई से क्या समझते हैं? मनी सप्लाई को कैलकुलेट करती है आरबीआई। आरबीआई अभी अभी इस वक्त इस इंस्टेंट पे कितना पैसा आरबीआई के पास है या फिर कितना पैसा मार्केट में है, तो वो चीजें बताती है आरबीआई। तो इट इज स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद अ कंट्री एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी कंट्री में कितने पैसे हैं तो उसको कैलकुलेट करती है, दैट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को मतलब मेजर ऑफ मनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने तरीके से होगा? 4 तरीके से, M1, M2, M3 एंड M4। नाउ किसी भी वक्त पे अगर आपको मनी सप्लाई को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि करेंसी सर्कुलेशन कितना है, पब्लिक के हाथ में कितने पैसे हैं, नोट और कॉइन सब मिला करके, प्लस में डिमांड डिपॉजिट कितना है कॉमर्शियल बैंक में। तो ये डिमांड डिपॉजिट है क्या? ये जो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में दोनों जो पैसे हैं ये मिला करके कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इन दोनों को कहते हैं टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट कितना है और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये अदर डिपॉजिट क्या है? लेट्स सपोज भूटान ने कुछ पैसे हमारे यहाँ रख रखे हैं आरबीआई में, तो वो पैसे भी तो काउंट होगा ना कि कंट्री में कितने पैसे हैं। तो उसमें वो भी पैसे आ जाएंगे जो फॉरेन बैंक ने हमारे यहाँ पे पैसे आरबीआई के साथ जमा कर रखा हो, तो उसे कहेंगे अदर डिपॉजिट। तो ये अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और प्लस में करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, इन तीनों को मिला करके जो पैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मेजर करने का 4 तरीके हैं, जिसमें कि M1 है CC प्लस DD प्लस OD। OD ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, बिकॉज
अदर डिपॉजिट में कोई और कंट्री हमारे यहाँ पैसे डिपॉजिट कराएं ना कराएं ये तो सीसी प्लस में डीडी भी होगा, तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यस दिस इज द मेथड टू मेजर M1. तो M1 is the most liquid and narrow. Now M2 में M1 के साथ साथ आएंगे सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक. तो पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स खुलते हैं, तो वहाँ पे जितने भी सेविंग डिपॉजिट है उसको भी हमें कैलकुलेट करना है. तो सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक. M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक. इस तरीके से कैलकुलेट होगा M2. देन M3 में CC प्लस DD प्लस OD के साथ साथ टाइम डिपॉजिट. नाउ विच इज द टाइम डिपॉजिट? एक हमारा है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट वाला, और एक है रेकरिंग डिपॉजिट वाला. तो टाइम डिपॉजिट उसके साथ साथ M1, दैट इज M3. नाउ M4 क्या है? M3 प्लस में टाइम डिपॉजिट, यस, टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें से एक्सक्लूड करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तो ये जो भी M4 निकल के आएगा दैट इज लिस्ट लिक्विड. ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक का फंक्शन. तो सेंट्रल बैंक जो होता है दैट इज अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल एंटायर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम. ओके, इसको समझने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं मनी के बारे में फ्रॉम स्टार्टिंग. यस, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा मनी. तो मनी के कितने फंक्शंस हैं? 4. ओके, तो पहला दूसरा जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है मनी का. सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है कि इसका सिंपल मीनिंग है सेव नाउ एंड यूज लेटर. मतलब इंडिविजुअल कैन होल्ड मनी एंड यूज फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फ्यूचर. कहने का मतलब आपने मनी को रख रखा है और बाद में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आप खर्च करोगे. इट्स लिक्विडिटी और ease of conversion into other goods and services make money a convenient way to store value and for purchasing transaction of purchasing power from present to the future. So this is the definition of a store of value. Then हमने पढ़ा था deferred payment. So deferred payment वो पेमेंट है जो कि फ्यूचर डेट में आप उसको क्या करते हो? पे करते हो. मतलब मनी इज अ बेस or a standard for deferred payment, making it easier for individual and businesses to engage in credit transactions, loan, installment payment, and other deferred exchanges become more straightforward with the use of money. देन है हमारा कितने प्रकार के मनी होते हैं. फर्स्ट है आपका फाइएट मनी. तो फाइएट मनी में जैसे जो भी आपके नोट्स हैं
₹10, ₹50, ₹60, ₹50, ₹100 एंड वॉट एवर द नोट्स यू आर कैरिंग। तो इसको गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, और अगर गवर्नमेंट ने इसको मान्यता नहीं दी तब तो ये वैल्यू कुछ भी नहीं रखता। तो इसके पास अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट ने इशू किया है तब तक है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइएट मनी। दूसरा है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है? मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट और डेट और अदर ऑब्लिगेशंस, दैट इज लीगल टेंडर मनी। देन है आपका फिडुशियरी मनी। ये फिडुशियरी मनी इज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने किसी को चेक प्रोवाइड किया, तो अब उसको मुझ पे ट्रस्ट है ना कि इसमें पैसे अगर हमारे बैंक में होगा तभी उसको मिल पाएगा विद द हेल्प ऑफ चेक। तो ये इस प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, ये जो है हमारा फिडुशियरी मनी। मतलब एक पेपर है, पेपर पे आपके कुछ पैसे की वैल्यू लिखी हुई है, तो दैट इज फिडुशियरी मनी। देन है हमारा हाई पावर्ड मनी। इट रेफर्स टू द मनी इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक, आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इसको मॉनेटरी रिजर्व भी कहते हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द बैंक। बैंक में हमने पढ़ा 6 टाइप के होते हैं, बट हमें दो दो पढ़ना है, दैट इज आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की हमने फंक्शन देखना है, एंड बिफोर दिस हमें बैंक अकाउंट के बारे में समझना है। तो इसके बारे में आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ऑलराइट, सो हैव अ क्विक रिवीजन ऑन दिस। सेविंग बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये दोनों कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट। रेकरिंग और फिक्स्ड को क्या कहा जाता है? टाइम डिपॉजिट। इन पे बहुत ही ज़्यादा हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जबकि करेंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और करेंट अकाउंट किसके नाम से खोले जाते हैं? कोई फर्म के नाम से खोले जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई कंपनी है तो कंपनी के नाम पे खोला जाएगा। तो इसमें पैसा जब भी डालते हैं तो पता है बैंक को कि ये निकालने के लिए ही इसमें रखे हैं। जबकि रेकरिंग और फिक्स्ड में क्या होता है? एक बार आपने पैसे डाल दिए तो वो आप सिर्फ जमा कर रहे हो, निकालने की बारी आएगी काफी दिनों बाद निकालोगे आप। तो दो हमारे डिमांड डिपॉजिट हैं और दो हमारा टाइम डिपॉजिट। देन हमने देखा ओके बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, हमने ये समझा। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन होता है उस पे रेपो रेट मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो मिलता है उस पे बैंक रेट में, बैंक रेट कहते हैं उसको। एंड देन अगर कॉमर्शियल बैंक ने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए हैं आरबीआई को और आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसे कहते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। नाउ मनी सप्लाई हमने समझा। मनी सप्लाई में किसी भी वक्त पे कंट्री में कितने पैसे हैं, स्टॉक ऑफ मनी, तो उसको कैलकुलेट कौन करता है? आरबीआई। एंड दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो 4 तरीका है मेजर करने का मनी को। मनी सप्लाई को मेजर करने का तरीका M1 जो है दैट इज सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। इनके साथ में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को भी ऐड करेंगे तब जाके आएगा M2। M3 आएगा M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट। देन M4 में M3 आ जाएगा, साथ के साथ टाइम डिपॉजिट आएगा विथ पोस्ट ऑफिस। और उसमें से क्या एक्सक्लूड होगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, मोस्ट लिक्विड क्या होता है? M1। लिस्ट लिक्विड क्या होता है? M4। रीजन क्या है? क्योंकि टाइम डिपॉजिट में जो भी आपने पैसे रखे पड़े हैं तो वो तो कोई निकाल नहीं रहा ना, वो तो लंबे समय के लिए पड़ा हुआ है, दैट्स वाई। और फाइन,
तो M1 को हमने क्यों कहा मोस्ट लिक्विड? रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपका डिमांड डिपॉजिट है, तो डिमांड डिपॉजिट में आप जो भी पैसे रखोगे वो तो कभी भी वापस चला जाता है ना, कभी भी हम निकालते हैं। तो दैट इज वाई M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड। नाउ अब यहाँ तक थी और यहाँ से आगे हमें पढ़ना है। अच्छा, वन थिंग हमें नोट करना है, दैट इज 1 रुपए का नोट या फिर जितने भी सिक्के हैं ये RBI नहीं छापती है, उस पर किसी भी गवर्नर का साइन नहीं होगा। ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको वो करते हैं। 1 रुपीज़ का जो भी नोट होगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इशू करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देन हमें समझना है फंक्शन। तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन जो है 7 टाइप का फंक्शन हमें ध्यान में रखना है। करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? मतलब बैंक का मोनोपोली है, पैसा छापेगा तो कौन? बैंक ही, वो भी कौन? RBI। हम और आप पैसे नहीं छाप सकते, दैट्स वाई मोनोपोली। इट मीन्स मोनोपोली ऑफ issuing currency in the country. Central bank issue the value of currency which is equal to the reserve of gold and foreign securities. अच्छा, जितनी मर्जी चाहे उतना पैसे नहीं छाप सकते हैं, उतना ही छाप सकेंगे जितना कि हमारे पास रिजर्व ऑफ गोल्ड होगा और फॉरेन सिक्योरिटीज होगा। तो इन इंडिया RBI इशू ऑल करेंसी नोट्स, ये हमें क्लियर है। तो इसी चीज को कहते हैं क्या? करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, आई होप इट इज क्लियर, करेंसी अथॉरिटी। देन बैंकर्स एंड सुपरवाइजर। अब ये क्या होता है? तो वन ऑफ द मेन ड्यूटीज जो है सेंट्रल बैंक का, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एक्ट एज किसकी तरह एक्ट करता है? ओके, समझते हैं। सेंट्रल बैंक जो है बैंक ऑफ कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्शियल बैंक कहलाता है when it accept the deposit of banks and provide loan to the commercial bank. Supervisor of commercial bank, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि वो सुपरवाइजर है? क्योंकि इट गाइड द कमर्शियल बैंक एंड अवेयर देम अबाउट द फ्यूचर थ्रेट। अब कोई बैंक जो है कोई बैंक जो है, मान लीजिए वो बैंक व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, तो वो सिचुएशन आती है ना जब बैंक डूब जाता है, तो ऐसा कोई सिचुएशन अगर आने को होता है तो वहां पे सुपरवाइज करती है RBI या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो, तो फ्यूचर थ्रेट से बचाती है। दैट्स वाई सेकंड हमारा आई थिंक क्लियर है। बैंकर्स क्यों है ये भी हमने बताया। बैंकर्स इसलिए है क्योंकि जो भी कमर्शियल बैंक है वो पैसा उसमें डिपॉजिट भी करती है और लोन भी लेती है, दैट्स वाई। नाउ थर्ड है, गवर्नमेंट का बैंक की तरह काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है और एडवाइजर की तरह काम करता है। ओके, तो बैंकर की तरह काम कब करता है? सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट। द मेन ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंडक्ट द बैंकिंग अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दैट्स वाई ये गवर्नमेंट का बैंक की तरह काम करता है। नाउ एजेंट की तरह काम कब करता है? तो इट प्रोवाइड वेरियस एजेंसी सर्विस
तो द लाइक सेंट्रल बैंक manages the public debt and make payment on the behalf of government. एडवाइजर की तरह काम कैसे करता है? It gives timely advice to the government regarding the state of the economy and the state of the market. कब महंगाई होगा, कब क्या होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है. That's why it is called advisor. Then lender of the last resort. ये क्या होता है? As the lender of the last resort, central bank gives loan to the commercial bank in times of liquidity crisis. और जब commercial bank do not get facilities from any other sources, they approach the central bank as the last resort. मतलब central bank advance loan to such banks against approved securities, and that's why called lender of the last resort. मतलब कोई बैंक है, उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, तो अब उस सिचुएशन में इस बैंक को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो जाएगा आरबीआई के पास. आरबीआई उससे कुछ अप्रूव सिक्योरिटी ले करके जमा करा करके और फिर वो आरबीआई इसको लोन देगी. तो फाइनली बचाएगा कौन? आरबीआई. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टोडियन ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो कंट्री का जो भी करेंसी रिजर्व है और गोल्ड है वो हम सेंट्रल बैंक के कस्टडी में ही रखते हैं, राइट. ऑल द फॉरेन करेंसी रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक, एंड इफ यू वांट टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी he has to apply to the central bank. तो ये सारी हमने जो भी पढ़ा है ये क्या है? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. और क्या काम करता है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. हाउ? ओके, ये कैसे करता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई? तो सेंट्रल बैंक के पास पावर है टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन by a commercial bank as it decide the CRR and it control the money supply with the help of change in CRR, SLR and bank rate and other instruments of money supply. The main objective of the money supply is to bring price stability in the economy. तो हमने CRR समझा, हमने SLR समझा और इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर के क्या कहते हैं? LRR. तो अगर इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो लोन में देने वाला जो पैसा होगा वो क्या होगा? कम जाएगा. तो मनी सप्लाई भी क्या होगा इस सिचुएशन में? कम जाएगा. तो इस तरीके से जो हमारा आरबीआई है उसने क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया. अब इनका मन होगा तो उन्होंने सीआरआर को कम कर दिया, एसएलआर को कम कर दिया, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग. तो लोन का जो अमाउंट है, लोन भी क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा लोगों को, तो मनी सप्लाई बढ़ गया ना. तो इस तरीके से क्या करेगी? कंट्रोल कर लेगी मनी सप्लाई को. देन क्लियरिंग हाउस फंक्शंस. तो क्लियरिंग हाउस फंक्शंस का क्या मतलब है? आरबीआई फंक्शन एज अ क्लियरिंग हाउस by facilitating the settlement of interbank transactions, acting as a central hub for clearing and settling checks, bills and other instrument. तो ये सारे हमारे क्या हैं? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट टॉपिक इज अब नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो व्हाट हैपन इन दिस, आपने
100 रुपये पैसे चाहिए किसी से, 100 रुपये किसी से पैसे चाहिए, पर उसने आपकी कीमती चीज जो कि 120 रुपए की है उसको रख लिया और तब जाकर के 100 रुपये दिया। तो आपको लोन चाहिए कितना? 100 रुपये का। आपसे कोलेट्रल कितना रखवाया गया? 120 रुपये। तो यहाँ पे जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है कितना हो गया? 20 रुपीज। तो जितना ज्यादा मार्जिन होगा, आप ऐसे सिचुएशन में लोन लेना पसंद करोगे? नहीं। तो लोन क्या होंगे? लोग कम लेंगे। अगर लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई, लोगों के, पब्लिक के हाथ में मनी जो आएगा वो ज्यादा आएगा क्या? नहीं। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो लोन क्या होगा? कम लेंगे। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई कम जाएगा। अब उल्टा समझते हैं। कोलेट्रल मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। गिरवी रख दिया था। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आपको चाहिए 100 रुपये, किसी ने, आप किसी ने नहीं, वो किसी कौन है, वो एक्चुअली हमारा बैंक है, तो 90 रुपए की चीज रखवाई, 100 रुपये हमें बदले में लोन में दे दिया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? कम गया। तो अगर ऐसी चीज है तो हम तो लोन लेना पसंद करेंगे ना। तो ज्यादा लोन ले लिया तो मनी सप्लाई बढ़ गया। तो ये कैसे मदद करता है बाकी चीजों को समझने में, ये भी हमें समझना है। एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, ये जो मार्केट मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना, ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी में भी काम आएगा। तो थोड़ा सा अभी वेट करना है, आगे समझते हैं। आफ्टर मार्जिन रिक्वायरमेंट हमें समझना है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या चीज है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। इट इज द डेफिनेशन। और ये कौन करेगा? बाइंग एंड सेलिंग। इट इज डन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इंडिया का कौन है? आरबीआई। तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करेगी और उस बॉन्ड को, जिसको कि कहेंगे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगी? बेच देगी। किसको? पब्लिक को। पब्लिक को अगर बेच रही है तो बदले में क्या मिलेगा इसको? पैसे। तो पैसे तो ले लिया आरबीआई ने, पब्लिक के पास पैसे कम गए, तो यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हो गए? कम गए। अब थोड़ा इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई ने सेल कर दिया। अच्छा, अभी तो सेल किया था ना, बाय बाय कर लिया, पब्लिक के पास से खरीद लिया। पब्लिक के पास से खरीदा तो पैसे किसको मिलेगा? पब्लिक को। तो पब्लिक को पैसे मिलेंगे, यानी कि मनी सप्लाई क्या कर दिया हमने? इंक्रीज कर दिया। तो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं इसमें? और मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डन। ऑल राइट। अब समझना है, एक हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ लिया, मनी सप्लाई समझ लिया,
Now come to the monetary policy. What is it? Monetary policy made by the central bank related to change in money supply. मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है दो प्रकार का है। एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। नाउ ये क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है? इसमें CRR, SLR इन दोनों को मिलाकर के LRR कहते हैं। रेपो रेट वी नो वेरी वेल, रिवर्स रेपो रेट भी पता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने अभी समझा क्या है। ओके तो आपने CRR कम किया तो लोन ज्यादा देंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। इसी तरीके से SLR कम किया तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा। रेपो रेट कम किया तो भी क्या होगा? मनी सप्लाई ज्यादा। रिवर्स रेपो रेट कम किया तो भी क्या होगा? मनी सप्लाई ज्यादा। अब समझिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपने सामान खरीद लिया, बाई कर लिया तो भी मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। अब एक काम आप और करते जाओ साइमल्टेनियसली। CRR बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। SLR बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। LRR बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। आपने क्या किया? इसका प्रीवियस चीजें बताया था ना, इसको RBI ने क्या किया? सेल कर दिया। सेल करेगा तो पब्लिक से पैसे लेगा, तो पब्लिक से पैसे लेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? कम जाएगा। सो व्हाट इज दिस? ओके तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सेल करना है, तब जाके मनी सप्लाई कम हो जाएगा। LRR को हमने क्या करना था? कम करना था, मनी सप्लाई कम हो गया। तो इस तरीके से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। अब दूसरी चीजें हैं क्वालिटेटिव में पहला तो बात है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि हमने समझा क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अच्छा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर, एक मिनट यहाँ फिर से देखना है हमें, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम जाएगा। इट इज फाइन ना? सो लेट मी राइट विद दिस, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा कर दिया तो मनी सप्लाई कम जाएगा, लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे ना, तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? कम हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वाज मोरल सुएशन। ये क्या होता है? इट इज अ फोर्सफुल अपील ऑफ RBI टू बैंक related to change in money supply. ओके तो ये है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप इट इज क्लियर।
मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ आया होगा। देन अ टॉपिक देयर इज क्रेडिट क्रिएशन। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है ये। आपने 100 रुपये लिया और डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में। अब उसको किसी ने इस 1000 रुपये में किसी व्यक्ति ने आपका LR है सपोज 20%, तो 1000 रुपये डिपॉजिट है, उसमें से आप 20% रख लो। LRR है, इसका मतलब ये पैसे आपको लोन में तो नहीं जा रहे। तो दिस LRR 20%, इसमें से 200 रुपये तो आपका रखा पड़ा रहेगा। बाकी 800 रुपीज आपने क्या कर लिया, लोन में दे दिया। अब जिसको आपने लोन दिया उसने अपने पास फिर से क्या किया है, रख लिया। अब इसमें से 20% क्या है इसका अपना, डिपॉजिट का 20% LRR है। इतना रखने के बाद बचा कितना अमाउंट, 640। तो 640 इसने किसी और को लोन में दे दिया। तो इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं। 1000 रुपये कहीं से लिया था और उस 1000 रुपये से इतनी सारी चीजें क्रिएट होते जा रही है। तो अब ये वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। इसी प्रकार से आप देखोगे तो क्रेडिट क्रिएशन होते होते यहाँ आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर अगर यहाँ पे हमें निकालने को कहे तो उसका फॉर्मूला है 1/LRR। LRR है क्या हमारा 20%, तो 1/20% क्या होता है, इट इज 5 टाइम्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 5 टाइम्स। तो आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया था, अब कितने हो गए, 5000। फाइन। तो मनी मल्टीप्लायर को अगर डिफाइन करना हो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर को, मनी मल्टीप्लायर को ही डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप बताओगे, इट शोज हाउ मेनी टाइम्स डिपॉजिट आर क्रिएटेड। कितनी बार डिपॉजिट को क्रिएट किया गया, मतलब आपने तो सिंगल डिपॉजिट उसको किया, बट उसे कितनी बार क्रिएट हुआ ये, तो दैट अमाउंट, तो ये कितना, 5000 क्रिएट हुआ ना। सो दिस इज मनी मल्टीप्लायर का डेफिनेशन। अब थोड़ा समझना है इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। तो महंगाई को किसी को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, पहली बात समझना है महंगाई आएगा क्यों, डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई क्या है, कम है। तो ये वजह होता है महंगाई का। अब महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको पब्लिक के हाथ में पैसे कम देने पड़ेंगे। मतलब मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा। एक तरीका हमने देखा था, पब्लिक के हाथ में पैसे कब होंगे? जब आप उनसे वापस ले लेते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो कुछ यहाँ पे कनेक्ट करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे महंगाई को? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक से हमें पैसे को लेना पड़ेगा, या पब्लिक के हाथ में पैसे कम रखना पड़ेगा, तभी वो खर्च कम कर पाएंगे और तभी महंगाई कंट्रोल में होगा। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए आपने यहाँ पे देखा, मनी सप्लाई कम करने के लिए इन सब को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। CRR क्या होगा? ज़्यादा। SLR क्या होगा? ज़्यादा। इन दोनों को मिला करके LRR होता है, वो भी क्या होगा? ज़्यादा। रिवर्स रेपो ज़्यादा, बैंक रेट ज़्यादा, रेपो रेट ज़्यादा, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा। OMO को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। बेचोगे तभी तो पैसे आएंगे ना, तो वहां पे ये वाली चीजें। तो ये वो तरीका है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ चैप्टर फिनिश्ड। अभी यहाँ पे मनी और बैंकिंग में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस। सो वी हैव लर्नड अबाउट क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, दो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने समझा, सेंट्रल बैंक का हमने फंक्शंस को समझा है, हमें डेफिनेशन लिखना आना चाहिए। और ओके, हमने समझा भी इस चीज को। मनी मेजर करने का 4 तरीका होता है, M1, M2, M3, M4। M1 इज द मोस्ट लिक्विड, M4 इज द लिस्ट लिक्विड। मनी सप्लाई को मेजर करते हैं जनरली M1 में, दैट इज CC, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। ऑल राइट, आई होप ये सब मैंने क्लियर किया हुआ है। ऑल राइट, so this is about money and banking chapter. All right, thank you.